गुड मॉर्निंग क्लास 8। बेटा मैंने अभी आप तक आपको फ्रिक्शन की शीट लिखवाई थी, जिसमें हम लोगों ने आपको एमसीक्यू मैंने ऑलरेडी शीट में सेंड कर दिया था। मैंने ट्रू फॉल्स आपको लिखवा दिए थे। तो अभी मैं देख रही हूँ आप लोग सॉल्यूशन जो सेंड कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। मतलब आपको फ्रिक्शन चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आया या फिर आप लोग भूल गए हैं। तो वही फ्रिक्शन चैप्टर हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। ओके, तो फर्स्ट थिंग फ्रिक्शन क्या होता है। फ्रिक्शन बेटा वो होता है जो फोर्स को अपोज करता है। जैसे हमारा फोर्स अगर राइट डायरेक्शन से लगेगा तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन से लगेगा, लेफ्ट डायरेक्शन से। फ्रिक्शन हमेशा फोर्स को अपोज करेगा। ओके, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू माइट हैव सीन अ ड्राइवर ऑफ अ ट्रक, कार और car slowing down the vehicle on the traffic signal. You too slow down your bicycle whenever needed by applying brakes. Have you ever thought why a vehicle slow down when brakes are applied? Not only vehicles, any object moving over the surface of another object slow down when no external force is applied on it. तो बेटा जो भी चीज हम लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं किसी चीज में, जैसे हम लोग ने अगर बॉल भी फेंकी तो वो रुक रही है। हर चीज जो यूनिवर्स में है उसको हम लोग कभी ना कभी रोकते हैं। कार भी चलाएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग चलाते ही जाते हैं, उसे रोकते हैं। तो जो चीज फोर्स अप्लाई करने में, जैसे कोई चीज चल रही है तो अगर वो रुक रही है तो जो रुकने में जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो कौन सा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शन है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो भी लगेगा वो हो जाएगा फ्रिक्शन। और जब मैंने आपको एक्टिविटी 12.1 समझाई थी तो मैंने समझाया भी था, बुक को अगर हम लोग लेफ्ट साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो राइट साइड में जाके रुक जाएगी। मतलब फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, राइट साइड में। और अगर राइट साइड से फोर्स लगाएंगे तो वो कहाँ रुक जाएगी, लेफ्ट साइड में। ठीक है, फिर उसके बाद था फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को। ठीक है, उसमें का हमारा सबसे पहले आया था, हम लोग ने उसके अंदर एक एक्टिविटी के नीचे हम लोग को स्प्रिंग बैलेंस दिया गया है। स्प्रिंग बैलेंस वो डिवाइस है जो किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स नापने के लिए यूज होती है। ठीक है, ये मैंने आपको फिलअप में दिया था तो आप लोगों ने गलत किया था। फिलअप क्या था, डैश इज अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। सॉरी, मैंने आपको इसको ट्रू फॉल्स में दिया था, मैंने फोर्स की जगह फ्रिक्शन लिख दिया था। तो स्प्रिंग बैलेंस क्या नाप रही है, फोर्स नापती है, फ्रिक्शन नहीं नापती है। तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फ्रिक्शन को, इसको हम लोगों ने एक्टिविटी से देखा था। हम लोग ने क्या एक्टिविटी करी थी, एक ऐसे इंक्लाइन प्लेन बनाया था टेढ़ा सा, फिर उससे क्या किया था, एक सेल को लुढ़काया था। ठीक है, तो जब हम लोग ने उसको एकदम स्मूथ सरफेस में लुढ़काया था तो वो बहुत दूर तक गया था। फिर उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया था, एक प्लेन पेपर बिछा दिया था तो वो थोड़ा दूर गया था, उससे कम हो गया था। फिर उसके ऊपर जैसे ही हम लोग ने सैंड पेपर, जो रेगमार होता है, बहुत ज्यादा रफ होता है, उसके ऊपर जब सेल को डाला तो वो और पहले रुक गया। तो इससे हम लोगों ने क्या समझा था कि जो फ्रिक्शन होता है वो स्मूथ सरफेस में कम लगता है और जो रफ सरफेस होते हैं उनमें। तो हम लोग ने इससे क्या समझा, जो फ्रिक्शन है वो स्मूथ सरफेस में क्या होता है, कम लगता है, और जो रफ सरफेसेस होती हैं उनमें ज्यादा लगता है। फिर फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इररेगुलरिटीज ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन कब कॉज होता है, जो दो सरफेस के बीच की इररेगुलरिटीज होती हैं उसमें कॉज होता है। तो क्या कोई ऐसी सरफेस हो सकती है जो बिल्कुल स्मूथ हो, तो क्या उसमें फ्रिक्शन बिल्कुल ना लगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो। कोई भी सरफेस जितनी भी स्मूथ हो उसमें थोड़ी बहुत इररेगुलरिटीज होती ही है। अगर हम लोग कोई भी चीज, जैसे हम लोग का बिल्कुल चिकना टाइल्स होता है, स्मूथ होता है, उसमें भी अगर हम लोग बुक को पुश करेंगे, फोर्स लगाएंगे, तब भी वहां पे वो रुक जाएगी। मतलब उसमें भी थोड़ी बहुत इररेगुलरिटीज है जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो कितनी भी स्मूथ सरफेस हो, फ्रिक्शन फोर्स सब में लगता है, कभी भी फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होता है। फिर इवन दो सरफेस which appear very smooth have a large number of minutes irregularities on them, जिसका एग्जांपल आपको फिगर 12.5 में दिया गया है। एक बिल्कुल प्लेन डेस्क है, उसके ऊपर बुक रखी हुई है, दोनों चीज स्मूथ है, लेकिन फिर भी उनके नीचे की जो इररेगुलरिटीज है उनके बीच की, उनका डायग्राम नीचे आपका बना हुआ है, तो उनके बीच में इररेगुलरिटीज बहुत सारी हैं, जिसकी वजह से वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स पढ़ा था।
ठीक है। तो दो टाइप्स हम लोग ने यहाँ पे पढ़े थे, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। वी सी दैट फ्रिक्शन इज कॉज्ड बाय द इंटरलॉकिंग ऑफ इररेगुलरिटीज इन द टू सरफेस। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, जो फ्रिक्शन है वो किस वजह से कॉज हो रहा है, दो सरफेस की बीच की इररेगुलरिटीज की वजह से कॉज होता है। तो इट इज ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज इफ द सरफेस आर प्रेस्ड हार्डर। तो इसका मतलब ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम लोग फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कैसा लगेगा, ज्यादा लगेगा। जैसे यहाँ बुक रखी हुई है, इसको हम लोग खूब तेज से प्रेस करें तो इसकी जो इररेगुलरिटीज होंगी वो नीचे वाली टेबल की इररेगुलरिटीज के अंदर और ज्यादा धंस जाएंगी। तो जो उनके बीच की इररेगुलरिटीज होंगी वो और ज्यादा कांटेक्ट में आएंगी, तो वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा। अब जैसे हम लोगों ने इसमें एग्जांपल पढ़ा था मैट वाला, चटाई को अगर खाली हम लोग ऐसे ही पड़ी हुई, उसको हम लोग आराम से खींच लेंगे, लेकिन अगर उसके ऊपर 4-5 लोगों को बैठा दिया जाए, मतलब वो चटाई को वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वहां पे फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से चटाई हम लोग खींच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो रिकॉल योर एक्सपीरियंस व्हेन द लास्ट टाइम यू मूव्ड अ हैवी बॉक्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अब हम लोग को एग्जांपल दिया जाता है एक हैवी बॉक्स का। अगर हम लोग का एक हैवी बॉक्स बिल्कुल रेस्ट में है, फिर हम लोग उसको धक्का लगा के कहीं और ले जाए, या फिर कोई उसको धक्का लगा के ला रहा है फिर हम लोग उसमें धक्का लगाएं, तो क्या चीज इजी है। अगर कोई उसको पहले से ही स्लाइड करके ला रहा है, तब हम लोग उसको और स्लाइड करेंगे दो लोग मिलके, तो वो क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो यही इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। कोई चीज अगर पहले से ही मोशन में है, उसको हम लोग और मोशन लगा कराने के लिए अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फोर्स कौन सा है, स्लाइडिंग फोर्स, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर कोई चीज बिल्कुल स्टैटिक है, मतलब रेस्ट में है, तब अगर हम लोग उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो हम लोग को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई चीज अगर रेस्ट में है तब अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो हो जाएगा स्टैटिक। पहले से स्लाइड करके आ रहे हैं तब उसमें तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। नहीं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन से, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर कोई चीज पहले से रखी हुई, मतलब इररेगुलरिटीज क्या है उसमें बीच में ज्यादा होंगी। अगर कोई चीज बिल्कुल चलती हुई आ रही है तो उसके बीच में तो उसे मतलब इररेगुलरिटीज को कांटेक्ट में आने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि वो सीधे मोशन में है। लेकिन कोई चीज अगर रेस्ट में है, मतलब उनके बीच में इररेगुलरिटीज पहले से हैं और वो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में भी हैं, तो वहां पे फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा लगेगा। इसका मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो ज्यादा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये चीज बहुत गलत करी थी, अगर स्लाइडिंग फ्रिक्शन आगे कर दे तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो आप गलत मत करना। तो बेटा हम लोग ने जो बॉक्स वाला एग्जांपल देखा, तो व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन इट्स सरफेस डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर। समझ आया क्या मतलब हुआ इसका। जब हम मान लो उसको स्टार्ट मतलब स्लाइड करने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्टैक्ट में ज्यादा नहीं आ पाएगा। फिर उसके बाद सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, थोड़ा सा स्मॉल है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है स्टैटिक फ्रिक्शन से। एंड यू फाइंड इट समवॉट इजियर टू मूव द बॉक्स ऑलरेडी इन मोशन देन टू गेट इट स्टार्टेड। मतलब जब आप बॉक्स को फिर से स्टार्ट से हम लोग को मोशन कराने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर वो ऑलरेडी मोशन में है तो हम लोग उसको इजिली मोशन करा पाएंगे, ओके। इसके आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।